नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब आता है पुष्पों की खेती। किसकी खेती? पुष्पों की खेती। पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या बोलते हैं? पुष्पों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं पुष्पों की खेती। और इसका एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि पुष्पों का अध्ययन करने वाली जो शाखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्पों का अध्ययन करने वाली शाखा को बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। तो अब इसको देखेंगे। इसमें हैगा पहला कि पुष्प की संरचना पढ़ेंगे तो पुष्प जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। 4 पहला होता है, जो पहला वाला अपना भाग होता है वो होता है पुंकेसर। क्या होता है? वो होता है अपना पुंकेसर। तो पुंकेसर जो है यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। ये ना, इसका क्या होता है? नर जनन भाग होता है। इसके एकलक को पुमंग बोलते हैं। चलो ठीक है, इतना याद रखना। ये नर जनन भाग होता है और यह मुख्य भाग होता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? पुतंतु। पुतंतु नहीं देखेंगे, इसमें वो डिटेल बाद में देखेंगे। पहला आता है, अब इसके बाद अपन देखते हैं जायांग। सहायक मतलब पहले प्रमुख भाग देखेंगे। जायांग यह पुष्प का मादा जनन या स्त्री जनन भाग होता है और इसका एकक जो होता है वो स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर होता है। इसका एकक क्या होता है? स्त्री केसर होता है। अब जो तीसरा भाग आता है वो आता है बाह्य दल पुंज, या फिर नहीं, तीसरा भाग आता है वो आता है दलपुंज। चलो बाह्य दलपुंज देख लो या दलपुंज, कोई बात नहीं। दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये क्या होते हैं? सहायक भाग होते हैं। जो दलपुंज होता है यह पौधे का रंगीन भाग होता है, जो पुष्पों को मतलब कीटों को पुष्पों को परागित करने के लिए आकर्षित करता है। और जो बाह्य दलपुंज होता है यह प्राय कैसा होता है? यह होता है हरे रंग का होता है कभी कभी। इसका जो एक दलपुंज का एकलक होता है वो होता है दल, और बाह्य दलपुंज का होता है वो दल। इनका एकलक होते हैं। बाह्य दल होता है इसका एकलक, इसका दल होता है एकलक, है ना। तो इसकी बारे में जो बात है वो बाद में करेंगे। चलिए ठीक है।
अब आ जाते हैं अपन प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री यानी कि पूर्व, फर्टिलाइजेशन निषेचन, स्ट्रक्चर संरचना, एंड और इवेंट होती हैं घटनाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, निषेचन से पहले की संरचना एवं घटनाएं होती हैं वही बताया गया है। तो पहली होती है इसमें स्टेमेन, दूसरा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो स्टेमेन होता है पुंकेसर, स्पोरेंजियम होता है नहीं, माइक्रो स्पोरेंजियम जो होता है वो लघु बीजाणुधानी होती है, एंड पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, पराग कण होता है, जिसका वर्णन आगे विस्तार से हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है, ये जो भाग होता है ये गोला के अंदर है, ये क्या होता है, ये होता है अपना पुतंतु या तंतु। और ये जो भाग होता है, ये जो होता है वो होता है अपना परागकोश। क्या होता है, परागकोश। इसमें परागकण होते हैं। और ये जो भाग है ये डंठल के जो आकार जो पुष्पासन से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, इस डंठल को जो पुष्पासन से जोड़ता है, या फिर उसे पुष्पासन से जोड़ता है या पुष्प दल से जोड़ता है। और ये जो दो भाग होते हैं ये परागकोश के द्विपालित भाग होते हैं। इसमें एक पाली ये हो गई और दूसरी पाली ये हो गई, रुकिए, दूसरी पाली ये वाली हो गई। ठीक है, पहली पाली ये हो गई, दूसरी पाली ये हो गई। ऐसे देख सकते हैं, पहली पाली ये हो गई और दूसरी पाली ये हो गई। ये कैसी हो गई, ये दो पाली हो गई, एक पाली ये, एक पाली ये दो पाली हो गई, एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई। और ये इसका डंठल वाला जो भाग हैगा इसको बोलते हैं पुतंतु या तंतु। ये वाला भाग परागकोश होता है, यहाँ द्विपालित बताया गया है। ये डंठल वाला जो भाग होता है इसको जो तंतु को पुष्पासन से जोड़ता है या फिर उसको पुष्प दल से जोड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हैगा कि एक विशिष्ट प्रारूपिक पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है, जैसे हमने बताया। पहला परागकोश हो गया और दूसरा क्या हो गया, उसका तंतु हो गया। देखिए इसमें लंबा एवं पतला, ये वाला बताया हमने भी, लंबा एवं पतला जो क्या होता है, लंबा एवं पतला डंठल या फिलामेंट कहलाता है। डंठल तंतु या क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। तथा जो अंतिम सिरा होता है, सामान्यतः द्विपालित जो सिरा होता है या संरचना होती है वो परागकोश कहलाता है। तंतुओं का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। ये वाला जो सिरा बताया ना अभी हमने, ये पुष्पासन से जुड़ा होता है या पुष्प दल, या फिर किससे जुड़ा होता है, पुष्प दल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों संख्या तथा लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की अलग अलग होती है। पुंकेसर एकत्रित करें और उन्हें ठीक है। तो अब ये जो प्रकृति में विद्यमान है, एक विच्छिन्न सूक्ष्मदर्शी के प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर स्पष्ट में दिखा गया। ठीक है, अब आ जाते हैं एक प्रारूपिक जो आवर्ती भी परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है। यहाँ से ये कुछ तो नहीं करना है, ये कैसा होता है, द्विपालित होता है। ये होता है कैसा, द्विपालित ये होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचते हैं। अब देखेंगे ये अपना जो भाग है वो तो पुंकेसर का था, वर्णन किसका था, पुंकेसर का। तो ये किसका आएगा, ये आएगा लघु बीजाणु धानी, किसका आएगा ये,
लघु बीजाणुधानी का ये वर्णन है का। लघु बीजाणुधानी का ये वर्णन, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम का ये क्या हैगा, वर्णन हैगा। तो इसमें देखिए एक स्वरूपिक एक लघु बीजाणु अनुप्रस्थ काठ में लगभग खोल दिखाई देते हैं तथा 4 स्तरों वाली भित्ति सीट की रहती है। यह 4 स्तर हैं। इसमें कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। बाहर से अंदर के क्रम में बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, अंतःस्थीयम, अंतःस्थीसियम, एंडो क्या होते हैं? अंतःस्थीसियम, एंडोथीसियम है ना, इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। और मध्य परत होती है मिडल लेयर व टेपिटम, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भी? टेपिटम। तो बाह्य त्वचा है ना, बाह्य त्वचा और जो होती है एंडोथीसियम, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, यह तीनों लघु बीजाणुधानी का सुरक्षात्मक कैसा होती हैं? ये सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं, मतलब उसको सुरक्षित करती हैं ये तीनों मिलकर। तो अंतःस्थीयम की कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की हैं, अतः यह पर रुक जाइए देखिए ये हैगा। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे तो ये देखते हैं दे रहा है दिखाई, चलो हाँ ये हैगा पेटिटम, सबसे आंतरिक भाग इसका ये वाला क्या कहलाता है? पेटिटम। और इसमें एक चीज हम देखना भूल गए, तो ये अंदर जो वाला भाग क्या कहलाता है? संयोजी। अब अंतःस्थीमस वाह्य त्वचा होती है, टेपिटम हो गया। ये मध्य परत, ये होती है मध्य परत। क्या होती है? ये मध्य परत होती है। इसमें 3 लेयर होती हैं, जैसे अभी हमने देख लिया। यहाँ देखेंगे ये होती है अंतस्थ त्वचा अंदर वाली, ये होती है एंडोथीसियम, ये क्या होती है? एंडोथीसियम होती है। और यह होती हैं अंदर वाली मिडल लेयर, जे अंदर वाली जो होती हैं वो क्या होती हैं? मिडल लेयर। और सबसे जो अंदर वाली जो कोशिका होती है ये होती है टेपिटम। क्या होती है? टेपिटम होती है। सबसे अंदर वाली जो त्वचा होती है वो होती है टेपिटम। तो ये चित्र बहुत IMP होते हैं, इनको देखना है, ठीक है। चलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? एक मतलब इसमें 3 जो परतें होती हैं। तो सबसे पहले जो होती है एंडो क्या होती है? जो एंडोडर्मिस होती है और एंडोथीसियम होती है और मिडिल लेयर होती हैं। ये तीनों क्या है? इसको सुरक्षात्मक आवरण देती हैं, किसको? लघु बीजाणुधानी को। और जो एंडोथीसियम
यहाँ लिखा है एंडोथीसियम की कोशिका आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति की होती हैं ये? आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं अतः पराग कोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। जो एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो पराग कोश के प्रस्फुटन यानी उसको उसमें विस्फोट करने में ये सहायक होती हैं। पेटिटम लघु बीजाणुधानी भित्ति का सबसे भीतर वाला भाग होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। क्वेश्चन आता है पेटिटम क्या है, या फिर लघु बीजाणुधानी भित्ति का सबसे भीतर का स्तर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पेटिटम। क्या कहलाता है? पेटिटम। चलिए सारा का सारा एनसीईआरटी से क्लियर कर रहे हैं। ये इस पे बात कर ली है हमने अभी। इस चित्र बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करेंगे इस पर। तो आता है कि लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम पीएमसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? पीएमसी भी बोलते हैं इसे हम पीएमसी भी बोलते हैं, यानी कि पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखेंगे हम कि जो लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो लघु बीजाणुधानी के मध्य में उपस्थित द्विगुणित बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं। तो जो क्या होता है, लघु बीजाणुधानी के जो मध्य में उपस्थित द्विगुणित बीजाणुज ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित बीजाणुजन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वह समसूत्री विभाजन द्वारा, किस विभाजन द्वारा? वही समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी क्या बढ़ाती हैं? संख्या बढ़ाती हैं, मतलब समान संख्या बढ़ाती हैं। ठीक है, यह कोशिकाएं अर्धसूत्री, ये अर्ध हैगा, क्या हैगा? ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं को जन्म देती हैं। फिर ये क्या करती हैं? एक अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और उसके द्वारा यह 4 लघु बीजाणुओं को जन्म देती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग मात्र कोशिका कहते हैं। और इन्हें क्या आगे चल क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल, यानी पराग मात्र कोशिका है ना। पोलन मदर सेल पराग मात्र कोशिका कहते हैं। यही परागकण का जो निर्माण का स्रोत होती हैं। आगे चलेंगे, रुकिए, ये आता है कि परागकण क्या होता है? पोलन ग्रेन। परागकण हैगा, ये कम नहीं है, ये हैगा, क्या हैगा? ये हैगा कण। परागकण नर युग्मकोद्भिद, परागकण नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमीटोफाइट हैगा। ये क्या हैगा? मेल गीमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण होता है वो मेल गीमेटोफाइट का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यह नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो व्यास हैगा किसका? परागकण का, वो कितना होता है? 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। किसमें होता है? माइक्रोमीटर में होता है, और 20 से 50 माइक्रोमीटर में होता है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? देखेंगे। पहला भाग होता है बाह्य चोल। किसका भाग होता है ये? परागकण का पहला भाग होता है बाह्य चोल, यानी एक्सिन बोलते हैं इसे, बाह्य चोल को। क्या बोलते हैं? परागकण का जो बाहरी भाग होता है उसको एक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिन। तो परागकण की बाह्य परत होती है। यह परागकण की कौन सी होती है? बाह्य परत होती है। बाह्य चोल जो होता है वो परागकण की बाहरी वाली, ये मान लो परागकण हैगा तो इसकी जो बाहरी वाली जो परत होती है
उसी को हम एक्सिन बोलते हैं। मान लो ये परागकण हो गया एक, इसके जो बाहर वाली जो लेयर हो गई उसी को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम बाह्य चोल। और अंदर वाली को क्या बोलेंगे, इसके अंदर वाली को बोलेंगे अंतःचोल। तो ये कितनी लेयर का होता है, ये 3 लेयर का, मतलब 2 लेयर का बना होता है। एक बाहर वाली होती है, एक अंदर वाली। तो बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, बाहर वाली लेयर को बाह्य चोल बोलते हैं। और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, उसको अंतःचोल बोलते हैं। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं बाह्य चोल या एक्सिन। परागकण की ये बाह्य परत होती है, यह स्पोरोपोलिन, किसकी, ये है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पोरोपोलिन। ये परागकण की बाह्य परत या बाह्य लेयर किसकी बनी होती है ना। बाह्य लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। यह जीव जगत में पाया जाने वाला ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। सब ज्ञात, अभी तक का ज्ञात ये सबसे प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। इसे कोई विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्पोरोलेनिन, इस वाक्य को याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है अपना अंतःचोल। ये इसका अगला भाग होता है, इसको बोलते हैं, मतलब अंदर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं अंतःचोल या इंटॉन। इसमें क्या होता है, परागकण की आंतरिक परत कहलाती है ये। अंदर वाली जो परलियर होती है उसी को अंतःचोल बनी होती है। अब बाह्य परत थी वो किसकी बनी थी, वो स्पोरोपोलिन की बनी थी। ये किसकी है, सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है, देखेंगे आगे। देखो, परागकण की जो आंतरिक परत कहलाती है यह पतली परत होती है। कैसी, बिल्कुल बिल्कुल पतली झिल्ली टाइप की परत होती है। सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये, सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जो बाह्य परत है, बाह्य जो परत है, परत वो किसकी बनी होती है, रुक जाइए, वो किसकी बनी होती है, बाह्य परत बनी होती है स्पोरोपोलिन। किसकी बनी होती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन की बनी होती है ना। और पॉलिन की बनी होती है। और जो इसकी स्पोरोपोलिन है ना, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। बाह्य परत, जो बाह्य परत होती है ना वही स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और जो आंतरिक परत होती है, जो आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, वो आंतरिक लेयर या बनी होती है, अंतःचोल बना होता है। अब एक वाक्य और जो उत्तर आता है वो आता है कि पराग कणों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, पराग कणों की अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं, पॉलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन को बोलते हैं पॉलिनोलॉजी।
परागकणों के जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वाक्य हैं कुछ। अब अगला जो आ जाता है वो हैगा अंडप गुरु बीजाणुधानी, जिसे बीजांड बोलते हैं, व भ्रूणकोश। ये वो सारे थे जो आगे पढ़े, वो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर ही थे, लेकिन वो किस में थे, मेल में थे। ये किस में होंगे, ये होंगे मेल में होंगे। ये किस में होंगे, ये फीमेल में होंगे, यानी पुष्प के मादा जनन भाग में होंगे ये। ठीक है, तो अंडप गुरु बीजाणुधानी यानी जिसे बोलते हैं बीजांड व भ्रूणकोश। द पिस्टिल होता है अंडप क्या बोलता है, पिस्टिल, द पिस्टिल। एंड मेगा स्पोरोंजियम गुरु बीजाणुधानी होती है, इसे ओव्यूल बोलते हैं। एंड एम्ब्रियोसैक होता है, जो एम्ब्रियोसैक होता है वो होता है अपना भ्रूणकोश, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोशेक। अब आगे इनका विस्तृत वर्णन देखेंगे। सबसे पहले आता है कार्पल। कार्पल को बोलते हैं अंडप। अंडप क्या होता है, कार्पल जो पहला उसमें लिखा भी था द पिस्टिल, तो अंडप को क्या बोलते हैं, इसमें कार्पेल बोलते हैं। तो किसी पुष्प में स्त्री केसर एक या अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने बताया था कि जो मादा जनन जो भाग होता है या जायांग, इसकी एकक स्त्री केसर होती है, जो एकक स्त्री केसर होती है, जो अनेक, रुक जाइए, किससे, अनेक अंडपों, अनेक अंडपों से मिलकर बना होता है, अनेक अंडपों से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। बहुत सारे अंडपों से ये मिलकर क्या होता है, बनता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हाँ, अब इसके अंडप के आधार पर ये कितने प्रकार का हो सकता है आप देख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं कि यह निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, स्लाइड 2 में देखेंगे। देखिए नेक्स्ट में देखेंगे। पहला हो गया, ओ माय गॉड, पहला हो गया, वो हो गया अपना कौन सा, जी देखिए पहला हो गया मोनोकार्पेलरी। कौन सा हो गया, मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब हमने बताया था एक होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो कार्पेलरी मतलब क्या हो गया, एक अंडापी। कितना हो गया, एक अंडापी। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक अंडापी। मोनोकार्पिक क्या हो गया, एक अंडापी हो गया मोनोकार्पिक। अब बोलेंगे बाइकार्पिक हो गया ये द्वि अंडापी। द्वि अंडापी क्या हो गया, वाइकार्पिक हो गया। अब ट्राइकार्पेलरी हो गया।
ट्राइकार्पिलरी में क्या बोलेंगे? त्रिअंडापी। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे त्रिअंडापी। त्रिअंडापी क्या हो गया? ट्राइकार्पिलरी, वो हो गया त्रिअंडापी। अब होता टेट्रा कार्पिलरी, तो टेट्रा कार्पिलरी क्या बोलेंगे? चतुअंडापी। चतुअंडापी बोलेंगे किसको? इसको, टेट्रा कार्पिलरी को। अब मल्टी कार्पिलरी किसको बोलेंगे भाई? मल्टी बोलेंगे बहु अंडापी के लिए। बहु अंडापी के लिए क्या बोलेंगे? बहु अंडापी के लिए बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे बहु अंडापी के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें आता है कि युक्तांडापी क्या होता है। युक्तांडापी मतलब समझ रहे हैं आप? युक्त यानी जुड़ना या जुड़ा हुआ, जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। देखो, जब अनेक अंडाप होती हैं और वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तब जुड़े हुए होते हैं, तो उसे युक्तांडापी बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसके उदाहरण इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, एक से अधिक, कितने से? एक से अधिक अंडप होने पर आपस में जुड़े होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? वो जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे गुड़हल में अंडा आपस में जुड़े होते हैं, टमाटर में आपस में जुड़े होते हैं, भिंडी में आपस में कैसे होते हैं? ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये हो गया अपना किसका? युक्तांडापी। युक्तांडापी हो गया ये। अब अपन देखेंगे मुक्तांडापी। मुक्त यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल। मुक्तांडापी, अंडप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो उसे मुक्त अंडापी कहते हैं। इसका उदाहरण होता है चंपा। क्या उदाहरण जरूरी होते हैं इन चीज़ों के? तो ये क्या होता है? चंपा में होता है मुक्त अंडापी। बस आखिरी में कहेंगे थैंक यू। थैंक यू। PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।